हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने मधुमक्खी के पालन से संबंधित सारी बातें कर ली हैं। अब ये हमारा अंतिम वीडियो है, इसमें हम एपीकल्चर टॉपिक का समापन कर देंगे। तो अब हमारी बात होती है कि हमने पालन कर लिया, मधुमक्खी से शहद भी प्राप्त कर लिया, तो मधुमक्खी से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त होती हैं मधुमक्खी पालन से। तो दो उत्पाद जो हमें मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, पहला होता है मधु या शहद, दूसरा होता है बीज वैक्स या मोम। ये हमें दो मुख्य चीज़ें मधुमक्खी पालन उद्योग से प्राप्त होती हैं। हम वन बाय वन इन दोनों की बात करेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा हनी, मधु या जो शहद है। हम ये जानते हैं कि मधुमक्खी के श्रमिक अपनी क्रॉप में, मधुमक्खी के श्रमिक अपना मकरंद और पराग एकत्र करते हैं, इन्हें अपनी क्रॉप में सुरक्षित रखते हैं। और जिस क्रॉप में रासायनिक अम्लों के मिलने से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने के कारण सुक्रोज, डेक्सट्रोज व लेवुलोज में रूपांतरण हो जाती हैं। और लेवुलोज में रूपांतरण होने के बाद में इसमें कुछ पाचक एंजाइम मधुमक्खी के सहायता से मिलते हैं और इस प्रकार श्रमिक इनको लौटकर मुख से द्वारा बाहर निकालकर कोष्ठकों में भर देते हैं। इन कोष्ठकों पे सुरक्षा के लिए मोम की एक परत चढ़ा दी जाती है। लेकिन मोम की परत चढ़ाने से पहले श्रमिक क्या करते हैं, इन कोष्ठकों के पंख अपने पंखों से तेज़ी से झलते हैं ताकि इनका जलीय भाग उड़ा देते हैं और इस प्रकार हमें शहद मिल जाता है। 1 किलो शहद, हम जानते हैं कि हमें ये पता है कि हम 1 किलो शहद तैयार करने के लिए मधुमक्खी को 1 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। समझिए, शायद ऐसा ये पृथ्वी की परिधि 36,000 किलोमीटर है, तो उसके चक्कर लगाने से ज़्यादा बड़ा चक्कर लगाना ये है। अब हम देखते हैं मधु का रासायनिक संगठन या शहद का रासायनिक संगठन क्या है। शहद में फ्रक्टोज 41% होती है, ग्लूकोज 35% होती है, सुक्रोज 1.9% होती है, डेक्सट्रीन 1.5 होती है, प्रोटीन 0.18% होती है। इसके अलावा खनिज लवण 3.3% होते हैं। पानी 17 से 20% होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी होता है, वो पहले का पानी श्रमिक उड़ा चुके होते हैं, तो पानी की एक सूक्ष्म मात्रा बचती है, कम मात्रा बचती है, 17 से 20% तक होता है। एंजाइम 2.21% होते हैं और कुछ विटामिन B1, B6 कुछ हमारी विटामिन सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। ये इसका एक रासायनिक संगठन है। अब हम बात करते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस शहद का क्या है। शहद का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो पहली बात देखते हैं हम इसकी कैलोरी वैल्यू क्या है। 200 ग्राम शहद में 11.5 लीटर दूध, 1.6 लीटर क्रीम या 350 ग्राम मांस के बराबर पोषण प्राप्त होता है। यानी जो पोषण हमें 11.5 लीटर दूध से प्राप्त होगा, जो पोषण हमें 1.6 लीटर क्रीम से प्राप्त होगा या जो 350 ग्राम मांस से प्राप्त होता है, उस पोषण के बराबर पोषण हमें 200 ग्राम शहद से प्राप्त जाता है। यानी हम देखते हैं इसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत उच्च होती है। यह प्राकृतिक स्वीटनर का प्रयोग करता है, प्राकृतिक मीठे का पदार्थ का स्रोत करता है, जिसे मिठाई, कैंडी या बिस्किट में प्रयुक्त किया जाता है। शहद के 2.1 ग्राम से 67 किलो कैलोरी से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शहद सुपाच्य होता है। नवजात शिशु व रोगियों के लिए ये लाभदायक होता है, क्योंकि पाचन में क्योंकि ये मुख्य रूप से पहले से ही पचा हुआ होता है, तो पाचन ये पचित है, तो इसके पाचन में इतना श्रम नहीं करना होता या इतनी ऊर्जा व्यस्त नहीं होती, तो ये नवजात शिशु और रोगियों के लिए लाभदायक होता है। उन्हें इससे ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है और उनका स्वास्थ्य भी सही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मधुमेह के रोगी। मधुमेह के रोगियों के लिए मुख्य भोजन माना जाता है, क्योंकि मधुमेह के रोगियों के लिए मुख्य भोजन है। इसके अलावा खांसी की रोकथाम, सर्दी, बुखार, एनीमिया व रक्त शुद्धिकरण हेतु में भी मधु का या शहद का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रतिरोधी, पेट साफ करने वाला, घावों को भरने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन करने, कीटों के भोज्य पदार्थ हेतु तथा फल मधुमक्खियों के पालन हेतु पोषक के रूप में शहद का प्रयोग किया जाता है। ये शहद का आर्थिक महत्व था। मधुमक्खी के पालन से दूसरा जो चीज़ प्राप्त होती है बीज वैक्स या मधु का मोम या मधुमक्खी का मोम, या जिसे हम बीज वैक्स कहते हैं। यह एक बाई प्रोडक्ट है, यानी मुख्य रूप से मधुमक्खी का पालन किया जाता है शहद प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस शहद के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के लिए उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है हमें बीज वैक्स, जो श्रमिक मधुमक्खी के उदर में स्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका प्रयोग
कांतिवर्धक वस्तुएं, कोल्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, मरहम, मोमबत्ती, रंग, पॉलिश, कार्बन पेपर आदि के निर्माण भी किया जाता है। प्रयोगशाला में माइक्रोटोमी, साइंस के विद्यार्थी माइक्रोटोमी करते हैं। माइक्रोटोमी करने में ब्लॉक्स बनाते हैं, तो उसमें बीज वैक्स का भी, पैराफिन वैक्स के साथ बीज वैक्स भी मिलाया जाता है, तो ये मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोम का केमिकल कंपोजिशन। मोम का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि मोम किन किन केमिकल, तो मोम पानी में अघुलनशील लेकिन ईथर व अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। चिबनेल के अनुसार कीटों से प्राप्त मोम निम्न पदार्थों का मिश्रण होता है। पहला, कार्बन 24 से कार्बन 36 वाली समसंख्या वाले अल्कोहल, कार्बन 24 से कार्बन 34 तक के समसंख्या वाले सामान्य विषम, कार्बन 23 से कार्बन 37 के विषम संख्या वाले सामान्य पैराफिन, इनसे मिलकर मोम बना होता है। अब हमने बात कर ली मधुमक्खी से प्राप्त उत्पादों की बात कर ली, शहद प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है। आगे वाले टॉपिक हम देखने जा रहे हैं कि मधुमक्खी के शत्रु कौन से और मधुमक्खी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो पहला है एक्रोन्स या स्टिक्स। ये चींटियां छत्ते में सुरंग बना लेती हैं और शहद चूस लेती हैं। ये मधुमक्खियों के छत्ते में सुरंग बनाएंगी और शहद चूस लेती हैं। इससे ये क्या है, शहद का भक्षण कर लेती हैं, शहद को ख़त्म कर देती हैं और मधुमक्खी पालन उद्योग को बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट कीट है गैलिरिया मेलोनेला। यह मोम स्लब अपने अंडे छत्ते में रख देती है, जिससे लार्वा निकल मधु चूसते हैं और मोम खाते हैं। इसके लार्वा मुख्यतः हनी पे फीड करते हैं और मोम खाते हैं। तो ये क्या करता है कि उस छाते में अपने अंडे रख देता है और अंडे प्रवर्धन की अवस्थाओं में जब लार्वा बनते हैं तो ये शहद खा जाते हैं और मोम को खा जाते हैं। इस प्रकार ये पूरे छाते को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है अकेरिपिस वुडी। यह परजीवी मकड़ी एक्राइन रोग उत्पन्न करती है। ये कुछ रोग हैं जिनके कारण हमारा मधुमक्खी पालन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित होता है और उससे हमारा उत्पादन घटता है। तो हमने पिछले कुछ वीडियो की कड़ी में एपीकल्चर के बारे में पढ़ा और ये एपीकल्चर इस प्रकार पूरा हो जाता है। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेक कल्चर। तब तक के लिए धन्यवाद।